सॉरी जो क्लास 6 की एनसीईआरटीज़ थी तो उसमें दो टर्मिनोलॉजीज थी। एक था कि सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि हमारा इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी में यूनिटी किस तरह से है। सेकंड जो सारा सिस्टम था, हो गया सर स्टार्ट, है ना। सेकंड हमारा सिस्टम था कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, राइट। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बताया था कि किस तरह से सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है और वो किस तरह से वर्क होता है। तो हमने 3 सेशंस में, फर्स्ट सेशन में जब हमने बात की थी तो हमने कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशंस को बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, और उसी में हमने बताया था कि गवर्नमेंट क्या होती है और गवर्नमेंट के टायर कहाँ वर्क करेगी। एक नेशनल लेवल पे किस तरह से काम करेगी, सेंट्रल यानी स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। तो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा था। और फिर हमने सेकंड और थर्ड सेशंस में एनसीईआरटी का जो गवर्नमेंट वाला पोर्शंस था उसमें जो एनसीईआरटी दी थी उसमें 2 चैप्टर्स थे। एक था कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में रूरल और अर्बन, है ना। तो रूरल में किस तरह से वर्क करेगी, है ना। रूरल का सबसे लोवेस्ट एरिया जो था, है ना, लास्ट टायर देयर इज़ अ ग्राम पंचायत, है ना। विलेज में तो ग्राम पंचायत वर्क करेगा, तो उसके बारे में एक सारी डिस्क्रिप्शन दिया था। और एक था म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में दिया था जो अर्बन में वर्क करेगा, ठीक है। तो बिफोर वी कैन स्टार्ट ऑल दोज, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना जितना भी हमने पढ़े हैं उसको प्रॉपरली रिकॉल करेंगे और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एक बार दोबारा ध्यान में देंगे ताकि हम आगे के लिए उसको प्रॉपरली पढ़ सकें, ठीक है। तो क्या है हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, 3 टायर पे काम करता है, मतलब एट अ 3 लेवल। फर्स्ट लेवल इज़ द नेशनल लेवल, राइट, उसको हम नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। सेकंड स्टेट एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट, राइट। जो हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बेसिक यूनिट है, ओके। फिर डिस्ट्रिक्ट और 3 टायर पे हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले नेशनल में जो गवर्नमेंट वर्क करते हैं, हमने क्या बोला था, गवर्नमेंट फॉर्म में प्रेसिडेंट रहेगा, ओके, और प्राइम मिनिस्टर वर्क करेंगे और वो उस तरह से, ओके। स्टेट में सीएम वर्क करेंगे एंड गवर्नर, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव वर्क, तो हम तीनों एरिया को, जब हम गवर्नमेंट अभी वाइडर स्केल में जब बोल रहे हैं, यानी वाइडर स्कोप में उसको अगर देखते हैं हम तो तीनों ब्रांच आ जाएगी हमारी गवर्नमेंट में, एज अ लेजिस्लेटिव, एज अ एग्जीक्यूटिव एंड एज अ जुडिशियरी। हम तीनों को कंसीडर कर सकते हैं, है ना। जब हम स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात करेंगे तब हम गवर्नमेंट में किसको बात करेंगे, जो एग्जीक्यूटिव्स है ना। जब हम स्पेसिफिक बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव आएगा जो डायरेक्टली क्या करता है, सारे सिस्टम को रन करता है। लेकिन हम गवर्नमेंट के अगर विंग्स के वाइडर स्कोप में अगर बात करेंगे तो हम लेजिस्लेटिव को भी कंसीडर करेंगे, एग्जीक्यूटिव को भी बोलेंगे और जुडिशियरी, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स आर वर्क फॉर द पीपल, है ना, वर्क फॉर पीपल और रूल फॉर द पीपल, हाँ, ठीक है। इस तरह से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, है ना। एक रूरल, तो लोकल गवर्नमेंट को हम 2 एरिया में डिवाइड करते हैं, एक रूरल और एक अर्बन, बराबर है। तो अर्बन को क्या बोलते हैं हम, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। ये पढ़ा था हमने, यहाँ तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसको यानी कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। रूरल एरिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो किस तरह से चलती है, डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद, राइट, ठीक है, जेडपी एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके नीचे पंचायत समिति। देखो यही चीज़ आपने पढ़ी है, आप ये जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं होगा हम गवर्नमेंट को किस तरह से देखेंगे, है ना। ये हमने बताए थे, क्या है, डिस्ट्रिक्ट में कौन काम करेगा, रूरल एरिया है तो ग्रामीण जिला परिषद, क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट फॉर्म को जिला परिषद। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद कौन आता है, तालुका, तो तालुका में कौन वर्क करता है, रूरल एरिया में क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या नाम दिया जाता है, पंचायत समिति, पंचायत समिति, ठीक है। और फिर विलेज में विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, तो बताओ, ठीक है। अर्बन में
डिस्ट्रिक्ट है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और तालुका लेवल का होगा तो जनरली उससे छोटा अर्बन एरिया, है ना। तो ये जो है पंचायत समिति, जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत, ये कहाँ काम करते हैं? रूरल एरिया के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? पंचायत राज। ये लास्ट सेशन में हमने देखा था सारा, पंचायत राज, राइट, है ना। अर्बन रूरल लोकल गवर्नमेंट को रूरल सेल्फ लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और अर्बन में इसको बोलते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत, क्या बोलेंगे हम? नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक है, नगर, ठीक है। इस तरह से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा था। ये देखो, ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आगे हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बताओ फिर, है ना, कैसे पढ़ेंगे? और ये आप पढ़ के नहीं आए, इसका मतलब आपको पता ही नहीं था आज एनसीईआरटी यानी पॉलिटिकल शेड्यूल में तो आया था ना। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बताओ कहाँ वर्क करता है? चलो आंसर दो भी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ वर्क करता है? अर्बन। डिस्ट्रिक्ट लेवल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ वर्क करती है? डिस्ट्रिक्ट, है ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट। विलेज, है ना, सम विलेजेस मिलकर क्या बनता है? पंचायत समिति या तालुका, एंड थर्ड लेवल इज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इस तरह से तो हम डिस्ट्रिक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 2 तरह का है, कौन कौन सा? जो एक काम करता है अर्बन एरिया में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और रूरल एरिया में जो वर्क करता है उसे क्या कहेंगे? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसी को क्या बोलते हैं बताओ? पंचायत राज। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ वर्क करती है फिर? एक करेगा डिस्ट्रिक्ट, राइट, एक करेगा तालुका, और एक करेगा विलेज। ये भी 3 टायर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरह की है? 3 टाइप और 3 टायर। फर्स्ट, सबसे पहले विलेज को क्या बोलते हैं हम? ग्राम पंचायत को हेड को क्या बोलेंगे? क्या नाम था उसका बताओ? सरपंच, है ना। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एरिया में किस तरह से था? विलेज में तो एक विलेज को डिफरेंट वार्ड में डिवाइड करते थे। वार्ड से कौन से ले यानी अपॉइंट पंच, है ना, डिफरेंट पंच, और पंच मिलकर क्या करेंगे? एक सरपंच को चुनेंगे। ओके, सब मिलकर क्या करेंगे? सारे डिसीजंस लेंगे, और उसके लिए भी क्या होती है? ग्राम सभा होती है। तो 3 स्पेसिफिक पार्ट हमने देखा था। एक पंच चुनकर लाना, कौन चुनेगा? उस गांव का जितने भी 18 अबोव वोटर्स है ना, या एडल्ट जो भी पीपल है, वो सब इलेक्शन में वोट करेंगे, और किसको चुन के लाएंगे? अपने अपने वार्ड के एक मेंबर को, उसी को बोलेंगे हम पंच। इस तरह से सब पंच मिलकर क्या बनेगा? ग्राम पंचायत की एक समिति बनेगी, जिसको हम ग्राम पंचायत मेंबर्स बोलेंगे, ठीक है। वो मिलकर एक सरपंच को इलेक्ट करेंगे। अभी डायरेक्ट सरपंच का भी यानी फॉर्मेट चल रहा है। किस तरह से कि जितना भी अभी क्या चल रहा है, किस तरह से सरपंच को चुन के देते हैं? तो पंच अलग से चुनेंगे, और गांव के उस विलेज के उस एरिया के जितने भी वोटर्स है, वो वोटर्स डायरेक्टली किसको इलेक्ट करेंगे? ऑल द पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड टू द सरपंच। ओके, इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक हुआ था। हाँ, फिर गांव का कामकाज वर्किंग किस तरह से चलता है? तो हर साल में ग्राम सभा होती है ना, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। वो क्या करते हैं? कोई भी सब गांव का जो भी विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, गांव के जो भी समस्याएं है, प्रॉब्लम्स है, जैसे वाटर स्कार्सिटी हो,
बीपीएल की लिस्ट सिलेक्ट करना हो, है ना, रोड बनवाना हो, उन सारे चीज़ों के लिए गाँववासी क्या करेंगे, उसके लिए ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं? ऑल ग्राम सभा के मेंबर ग्राम सभा के मेंबर है उस गांव के जितने भी, ऑल द पीपल, दोज पीपल आर वोटिंग इन इलेक्शन और वोटिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ पंच या सरपंच के वोटिंग में या पंच को इलेक्ट करने में जितने भी लोग वोटर्स है अबोव 18 ईयर, वो कितना साल का होता है? अबोव 18 ईयर्स, जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मिलकर ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये दोनों डिफरेंट पार्ट है ना। ग्राम पंचायत इज द बॉडी एंड ग्राम सभा इज द होल मेंबरशिप ऑफ द विलेज, है ना, ऑल पीपल अबोव द 18 ईयर्स। और वो सब कौन कौन रहेंगे उसमें? ग्राम सभा में सरपंच रहेगा, पंच रहेंगे और ग्राम सेवक रहेगा एज ए सेक्रेटरी, और सारे मेंबर्स मिलके क्या करेंगे? ग्राम सभा के मेंबर्स, देखो ग्राम सभा मेंबर्स अबोव 18 ईयर्स, ऑल पीपल विच इज अबोव 18 ईयर, ओके। और ग्राम पंचायत मेंबर ओनली पंच विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, समझ में रहेगा। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारी चीज़ देखी थी। और ग्राम सभा साल में 2 बार होती है, मैक्सिमम कितनी बार होनी चाहिए? 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 तक, इस तरह से। उसी तरह हमने देखा था अर्बन में, है ना, जो बड़ा अर्बन एरिया है वहाँ पे कौन वर्क करता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ रहेगा? जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो मेट्रो सिटीज़ बोलेंगे हम, ठीक है, जैसे नागपुर हो, अमरावती हो, ठीक है, नागपुर हो, अमरावती हो, मुंबई हो, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, है ना, ये सारे जो भी बड़े बड़े बिग सिटीज़ है उसमें क्या रहेगा? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। इसका हेड कौन होता है? महापौर। पढ़ा था ना हमने ये, आप एनसीईआरटी पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े? महापौर होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? सेक्रेटरी, जिसको बोलेंगे कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर। आयुक्त, चेयरमैन कौन होगा? हेड, महापौर, 2.5 साल के लिए। और सेक्रेटरी कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जिसको बोलेंगे हम कमिश्नर, है ना, वो हमेशा आईएएस होते हैं। उसी तरह जेडपी का जिलाध्यक्ष यानी जिला पंचायत, जेडपी जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत प्रेसिडेंट। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन था? सीईओ, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पे कौन था पंचायत में? पंचायत समिति प्रेसिडेंट, है ना, चेयरमैन, है ना। और ये कौन था? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। और विलेज में सरपंच हेड, और सेक्रेटरी कौन रहेगा? ग्राम सेवक, है ना। सीओ नगर पंचायत, अभी एमएनसी के नीचे तालुका होता है, तो तालुका में क्या रहेगा? नगर पंचायत। ये मैंने लिखने को भी बोला था आपको, आपने चार्ट भी नहीं निकाला। आप चार्ट ही नहीं लिखोगे, निकालोगे और नाम दोगे और पढ़ोगे ही नहीं। निकाला था आपने, मुझे कल चार्ट दिखाओ मैप, ये कल चार्ट निकाल के लाना। हर गवर्नमेंट का हेड, जैसे एमएनसी का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का महापौर, सेक्रेटरी कौन रहेगा? आयुक्त, ठीक है। जिला परिषद का जिला परिषद प्रेसिडेंट, पंचायत समिति का पंचायत समिति चेयरमैन, ठीक है, इस तरह से। और बीडीओ, विलेज में सरपंच और ग्राम सेवक, तलाठी भी नहीं, कौन रहेगा? ग्राम सेवक। ग्राम सेवक का वर्क क्या होता है? जो भी मीटिंग्स है, अपॉइंट्स है, वो सारे लेखा जोखा देखने का काम ग्राम सेवक का होता है, ठीक है। नगर पंचायत में कौन होता है? सीओ, चीफ ऑफिसर, है ना, सीओ, चीफ ऑफिसर। यहाँ पे कौन था? डिस्ट्रिक्ट में जेडपी, सीईओ, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो ये 6 का एनसीईआरटी का सबसे अहम पार्ट है 3 टायर ऑफ सिस्टम में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये कल मुझे ड्रॉ करके लाना और मैं देखूंगा दोनों का, है ना, दोनों ड्रॉ करके लाना, हम चेक करेंगे उसको। चल
अभी हमें देखना है 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी। क्या देखना है? 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी। तो 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है सबसे पहले, है ना? 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में जो चैप्टर फोकस्ड हुआ है, फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वेलिटी, है ना? तो हमने प्रीएम्बल में देखा था कि हमें क्या लाना है? इक्वेलिटी लाना है, यानी समानता। तो इक्वेलिटी क्या होती है? ठीक है, कौन सी कंडीशन है? सो विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन है? इक्वेलिटी मतलब इक्वेलिटी इज द कंडीशन इन विच एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू ऑल, जिसमें सबको बराबरी का क्या हो? अपॉर्चुनिटी हो, है ना? कोई भी चीज़ के लिए, कहीं मंदिर में प्रवेश करने के लिए, कहीं गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, कहीं स्कूल में एडमिशन्स लेने के लिए, इन ऑल द गवर्नमेंट और ऑल द सर्विसेज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट आल्सो हैविंग सेम अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो बताओ अभी, ऑल सबको समान संधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी को संधि, है ना? तो सबको सेम संधि मिलती है क्या? ये दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा ना? अब दिखेगा? हाँ। तो इक्वेलिटी का मीनिंग क्या है? एडुकेट अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू ऑल, दैट इज द इक्वेलिटी। इक्वेलिटी इज द कंडीशन इन विच एडुकेट अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएगी, उसी को हम इक्वेलिटी कहते हैं। सो ओके, तो इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोला जाता है। वाई? यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्यों बोला जाता है डेमोक्रेसी में? इसको सोल क्यों बोला जाता है? आत्मा, सोल मतलब आत्मा, है ना? तो क्यों बोला जाएगा आपके हिसाब से? अगर ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम हुआ इन our Indian democracy, equality is soul of our democracy. Explain. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ओके। और किस तरह बता सकते हो? सही है, सब यहाँ पे हर चीज़ें समान, यानी सही होगा। कैसे? इक्वेलिटी सोल क्यों बोला जाता है? क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आती है? डेमोक्रेसी में आता है सब नहीं, डाइवर्सिटी तो आएगी। डेमोक्रेसी में आता है गवर्नेंस बाय द पीपल, है ना? रूल जो होता है किसके? बाय द पीपल, है ना? तो अगर हर पीपल अगर इक्वल वोट से अगर नहीं होगा, अगर इक्वलिटी नहीं होगा, तो उसको वोट भी इक्वल नहीं दिया जाएगा। अगर इक्वलिटी नहीं है ना, तो वोटिंग पावर दिया जाएगा क्या? नहीं दिया जाएगा। अगर वोटिंग पावर नहीं दिया तो मतलब क्या? पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी होगा क्या? हम डेमोक्रेसी को हमेशा क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। जो भी हम गवर्नमेंट करते हैं, जो भी हम लेजिस्लेचर होता है, जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क होता है, सभी में हम क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय द टूल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का वो टूल है जिस टूल से हम क्या कर रहे हैं? बाय द वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी पार्टिसिपेट इन द ऑल द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स है यानी डिसीजंस है, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो पार्टिसिपेशन अगर नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। और पार्टिसिपेशन के लिए लोगों को इक्वली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है ना? बाय इकोनॉमिकली हो, अगर पैसे कम ज़्यादा हो तो भी उसको इक्वल पावर यानी मिलना चाहिए। एनी सेक्स, एनी रिलीजन, एनी कल्चर, कोई भी रेस का हो, कोई भी सेक्स का हो, सबको, कोई भी जेंडर हो, सबको क्या मिलना चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर रही, इक्वल वोट अगर मिला तो डेमोक्रेसी सर्वाइव होगी और सबको पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो दैट इज़ वाई क्या बोला है इसमें? तो ऐसे वर्ड आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी इक्वलिटी का हम मीनिंग देखते हैं। जैसे सोल क्यों बोला गया है वो भी अभी जब जैसे जैसे हम देखते जाएंगे हमें पता चलेगा। ठीक है, देखो, इक्वल राइट टू वोट, है ना? हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है? सबको इक्वल राइट दिया है। किसका? वोट का। अबो 18 ईयर्स
वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी यानी पुअर हो या रिच हो, है ना, स्त्री हो या पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, सबको सेम वोटिंग पावर है। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा दिया है और किसी को कम पावर दिया है। सो इक्वल राइट टू वोट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन स्टेटस और प्लेस ऑफ बर्थ और गिवन द राइट टू वोट अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने देखा था लास्ट सेशन में, किसको बोलते हैं? दोज पीपल अबोव 18 ईयर्स हैविंग द पावर टू और हैविंग द राइट टू वोट इज नोन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। किसको बोलते हैं? जिस किसी को जो 18 साल उम्र हो चुका है उसको किसका अधिकार होना? वोट करने का अधिकार अगर मिलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। ठीक है, अभी हम तो ऐसे बोल रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनली सबको राइट टू वोट दिया है ना, लेकिन डज इक्वलिटी एग्जिस्ट? सच में इक्वलिटी देखने को मिलती है क्या, है ना? तो देखो, इन रियलिटी अ डिफरेंट एग्जिस्ट बिटवीन रिच एंड पुअर। इक्वलिटी, अभी इक्वलिटी को अगर हम देखते हैं, है ना, सिर्फ इन द वोटिंग पावर के हिसाब से नहीं, है ना, अलग भी फॉर्म में अगर हम इक्वलिटी देखते हैं तो देखो इन रियलिटी डिफरेंस कहाँ देखने को मिलता है हमें? रिच एंड पुअर। कौन सा डिफरेंस है? रिच जो है उनको मोर एंड मोर रिसोर्सेस, यानी मोर रिसोर्सेस अवेलेबल, है ना, दे आर मोर एंड मोर रिसोर्स आर एक्सप्लॉयटेड। ओके, द कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो रिजिड। हमारी कास्ट सिस्टम इतनी रिजिड है, कई जगह हम देखते हैं कि किसी को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है। ओके, कई लोगों को अदर कास्ट या लोअर कास्ट की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सो देयर इज़ अ नो इक्वलिटी। दलित इन इंडिया एंड माइनॉरिटीज़ आर डिनाइड द राइट टू डिग्निटी एंड इक्वलिटी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटीज़ है या फिर रिलीजियस कास्ट है, यानी लोअर कास्ट है, फॉर एग्जाम्पल ही दलित्स, है ना, उनको क्या करते हैं? हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम उनको उतना डिग्निटी मतलब खुद का अस्तित्व जो होता है ना, वो डिग्निटी को क्या करना? सम्मान, आत्मसम्मान। डिग्निटी मीन्स आत्मा, सेल्फ रिस्पेक्ट हम उसको बोल सकते हैं। उसको हमेशा इक्वलिटी से नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो हम अगर बोलते हैं कि हाँ, हमने इक्वलिटी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली दिए है, लेकिन कुछ मामलों में हम अभी भी इक्वलिटी रियलिटी में नहीं देखने को मिलती है। और वो कौन कौन सा एरिया होगा? इन द हमने वोटिंग में तो दी है, रिच हो या पुअर हो, कोई भी रहा तो वोटिंग करते वक्त उसको लाइन में ही रखना है। कितना भी अमीर हो, उसको ऐसा नहीं है कि उसको फर्स्ट रो में, तो वोटिंग पावर में हमने सबको इक्वलिटी दे रखी है। बट इन अदर फॉर्म इंडिया एग्जिस्ट इन इक्वालिटी लाइक रिच एंड पुअर। सो ये कौन सी इक्वलिटी हो गई? इनइक्वलिटी हो गई इकोनॉमिक। ये कौन सी है? सोशल इनइक्वलिटी, राइट। और पॉलिटिकली इक्वलिटी हमने दे रखी है। ठीक है, चलो, तो इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी देखते हैं क्या क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इज इक्वल। यस, है ना, सभी इक्वल है। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट इनइक्वलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने इक्वलिटी दी है कॉन्स्टिट्यूशनली, बट इसका मीनिंग ये है क्या कि इनइक्वलिटी नहीं है। यस, इंडिया में इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। किस तरह से? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिवन पॉलिटिकल इक्वलिटी, है ना, हमने बोला है पॉलिटिकल। अभी देखो, अभी ध्यान में रखो, इक्वलिटी अलग अलग फॉर्म में है। इक्वलिटी किस में चाहिए? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। किस तरह में? पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी को आप क्या बोलेंगे? राइट टू वोट, है ना, राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, पार्टिसिपेट, है ना, तो पार्टिसिपेट, राइट टू स्पीक, और नहीं, राइट टू स्पीक वो फ्रीडम हो गया, है ना। लेकिन पॉलिटिकली इसमें हमें गवर्नमेंट में एंट्री करने का राइट है, मतलब कोई भी पोस्ट के लिए कोई भी इलेक्शन में हम खड़ा हो सकते हैं विदाउट एनी डिफरेंसेस इन द एज, कास्ट, रेस। ओके, इस तरह से। तो पॉलिटिकल, हम जब इक्वलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटिकल मीन्स गवर्नमेंट सिस्टम में आना, तो उसको वोटिंग करने तक
सो इलेक्शन लड़ने तक का अधिकार और सबको समानता देना, इक्वलिटी होती है पॉलिटिकल, राजनीतिक समानता, है ना। तो समझेगा, देखो तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से हमें पॉलिटिकल इनइक्वलिटी दी है, नॉट सोशल एंड इकोनॉमिक, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंसेस यानी ध्यान में रहेगा, इक्वलिटी कितनी है, 3, कौन कौन सा, एक पॉलिटिकल, सोशल एंड 3 इकोनॉमिक। सोशली मतलब हर कास्ट को एक सरी का प्रावधान हो, लेकिन वैसा है क्या, नहीं, हर कास्ट के तरफ उस तरीके से नहीं देखा जाता, सेम डिग्निटी से, या फिर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ये नहीं है। इसके लिए फिर हमने क्या प्रावधान किए हैं वो आपके आगे में पढ़ना है। इकोनॉमिकली सबकी समान आय है क्या, नहीं है। तो कुछ ऐसा सेक्शन है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, धन है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। पैसा ज़्यादा होना मतलब क्या, दे हैविंग द मोर अपॉर्चुनिटी टू एक्सट्रैक्ट और एसेस द रिसोर्सेस, है ना। किसका एक्सेस मिलता है उनको, बहुत सारे संसाधन उपयोग करने का उनके पास मौका मिलता है ना। हम इक्वलिटी को किस में देखते हैं, किस में देखते हैं, इक्वलिटी मीन्स अपॉर्चुनिटी, समझ में रहेगा, कंसेप्ट ध्यान में आ रहा है, अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी किस तरह से, फिर जैसे हमने पॉलिटिकली दी है तो हाँ सबको दी है, 18 साल के ऊपर सबको राइट है। 18 साल क्या, 21 जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली दिया है कि 21 साल के अबो है तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी खड़े हो सकते हो। 18 साल के ऊपर हो या 21 साल के ऊपर हो तो आप ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए भी इलेक्शन लड़ सकते हो, आप पंच के लिए भी इलेक्शन लड़ सकते हो, आप झेडपी के लिए लड़ सकते हो, आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए यानी एमसी के लिए भी ये कर सकते हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए आप एमएलए के लिए इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, तो आप प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। ये है आपका पॉलिटिकल राइट, और इसी में आपको इक्वलिटी पॉलिटिकली यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी हमने दी है। लेकिन बट हम सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी अभी भी हमें दिखती है, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रावधान करती है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या प्रावधान है, वो आगे आपको इन डिटेल में पढ़ना है। कब पढ़ना है, जब हम पॉलिटी को पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ समझना है। तो यहाँ तक समझ गए। डिग्निटी इज द थिंकिंग और स्टेट ऑफ बीइंग वर्थी ऑफ स्टीम ऑफ रिस्पेक्ट। तो डिग्निटी की डेफिनेशन दी है यहाँ पे कि डिग्निटी किसको बोला जाता है। डिग्निटी क्या होती है, आपकी राइट टू थिंक, है ना। तो थिंकिंग और स्टेट ऑफ बीइंग वर्थी, आप जो जिस स्टेज में हो, जिस कंडीशन में हो, उसको क्या देना, मूल्यवान समझना, ऑफ स्टीम और रिस्पेक्ट, उसको खुद को रिस्पेक्ट समझना, ओके। और ये जो डिग्निटी है वो वायलेट होती है या नहीं होती है, होती है। कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। कास्ट बेसिस पे भी होती है, रिलीजन बेसिस पे भी होती है, और जेंडर बेसिस मतलब मेल एंड फीमेल। अभी भी अगर पॉलिटिकली मेल और फीमेल अगर साथ में है, ठीक है, तो भी डिग्निटी किसको, मेल को नीचा ही दिखाया जाता है, यानी फीमेल को। ये हमारी सोसाइटी है, ये सोसाइटी में हमें इक्वल वैल्यूज़ लाना पड़ेगा। जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें धीरे धीरे डिमिनिश होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी फर्स्ट थ्रू द लॉ। अभी ये जो इक्वलिटी है वो किसके थ्रू लाना चाहती है, फर्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, तो ओनली वन ऑप्शन इज द फर्स्ट थ्रू द लॉ। पहला कौन सा है, लॉ, और सेकंड थ्रू द प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प द डिसएडवांटेज कम्युनिटी। अभी जब हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल इक्वलिटी लाने के लिए किसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, इसलिए हमने फिर क्या किया, हमने एससी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हमने हर जगह में कुछ पोस्ट हमने रिजर्व करके रखी है ना। तो एमपी पोस्ट के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी हमने जगह रिप्रेजेंटेटिव को एससी और एसटी के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी मतलब आगे में नाम आएगा मतदार संघ। कंस्टिट्यूएंसी क्या बोलेंगे, जैसे हमने पंच देखा था, तो एक गांव में, एक गांव अगर इतना गांव है तो यहाँ पे एक ऐसा एरिया बनाया हमने,
तो ये एक वार्ड, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, 5, 6, 7, 8 वार्ड्स हो गए। इस वार्ड से कौन लोग चुनेंगे? एक पंच, है ना, यही लोग चुनेंगे, यही उसको वोटिंग करेंगे, यहाँ के वही। तो ये गांव का वार्ड हो गया। जिस तरह से गांव का वार्ड होता है उसी तरह स्टेट इलेक्शंस के लिए एंड नेशनल इलेक्शंस के लिए, मतलब फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको क्या बोलेंगे हम? एमपी एंड एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उनका भी एक एरिया होगा, जिस एरिया को एक एमपी को हम चुना यानी क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूएंसी। मराठी में क्या? निर्वाचन क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम? निर्वाचन क्षेत्र। मतलब जैसे भी गडकरी क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों ने उनको क्या किया? इलेक्ट करके दिया, है ना। तो जिस एरिया से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आमदार या खासदार, अभी खासदार किसको बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? खासदार। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो हमें नहीं पता। और एमएलए को क्या बोलते हैं? आमदार, है ना। तो स्टेट में आमदार और नेशनल में तो खासदार कहाँ बैठेंगे? पार्लियामेंट, उसी को बोलते हैं हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दैट इज व्हाई वी सेड दैट एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो चलो, तो गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट, क्या करता है फिर गवर्नमेंट? तो एक लॉ और कुछ स्कीम के थ्रू इनइक्वलिटी दूर करने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल हम आप आगे के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वलिटी के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम रन करती है और कौन कौन से लॉ या प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनली किए गए हैं। ठीक है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सब कौन है? फिर वो चोर हो, कम यानी पुअर हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी ने अगर मर्डर किया तो ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, आइदर मेल और फीमेल, उसको इक्वल लॉ ट्रीट होगा। बराबर है? ऐसा तो नहीं होगा, या फिर ऐसा नहीं है कि वो खासदार है या फिर वो आमदार है, वो या फिर वो बहुत रीच है, बिजनेसमैन है, टीचर है, इंजीनियर है, तो उसके लिए अलग अलग लॉ है क्या? नहीं। सो एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सब क्या है? इक्वल। देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, जेंडर। एवरीवन हैज एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश। जो बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना, जब हम देखते थे, है ना, बिफोर द 1860 का CRPC हो, IPC हो, उसके पहले क्या था? डिस्क्रिमिनेशन होता था। लॉ अगर न्याय भी देना है, जस्टिस भी देना है, तो जो न्यायालय होते थे पहले, है ना, जब IPC और CRPC लागू होने के पहले, तो किसको बिठाया जाता था? अगर वो मुस्लिम रिलीजन का है तो मौलाना होता था, है ना, और अगर हिंदू है तो कौन बैठता था? पंडित बैठता था। और पंडित अकॉर्डिंग टू द कल्चर, जो भी रीति रिवाज चली आ रही है उनके अकॉर्डिंग क्या देते थे? उनको क्या देते थे? पनिशमेंट देते थे। और पनिशमेंट किसके ऊपर डिपेंड होती थी? बाय द प्री जुडाइज माइंड, है ना। अगर वो क्या कैसे कि अगर ब्राह्मण है तो वो कभी गलती नहीं कर सकता, अगर वो शूद्र है तो वो हमेशा क्या रहेगा? चोरी रहेगा। सो लाइक दैट। ओके, तो ये पहले का ये था। तो अभी वो जो अनटचेबिलिटी पहले प्रीच करते थे हम, वो उसको एबोलिश कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको एबोलिश किया है। अभी कोई भी कलर, कोई भी रेस, कोई भी रिलीजन्स के आधार पर सब इक्वल, लॉ के सामने क्या है? इक्वल है। तो लॉ सबके लिए क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। प्रोग्राम लाइक द मिड डे मील schemes have been launched to improve the attendance and enrollment ratio of the children in the school। तो ये एक लॉ हो गया। तो हमने इनइक्वलिटी किसके थ्रू लाए हैं? फिर लॉ के लिए आर्टिकल कौन सा है? 21 जो आर्टिकल दिया है ना, तो वो हम आर्टिकल हमें इक्वलिटी में पढ़ना है फिर आपको। तो जब आप पढ़ोगे तब इन डिटेल में डेप्थ में पता चलेगा कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए दिए गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा स्कीम जैसे मिड डे मील का क्या ये था?
कि जिनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, वो क्या, वो खाना भी नहीं खा सकते, है ना, टिफ़िन भी ला नहीं सकते, तो इनके लिए क्या करना है, इनको इम्प्रोवाइज़ करना है। तो उसके लिए मिड डे मील स्कूल योजना लाई थी, है ना, अभी भी चलती है कुछ एरिया में, राइट, है ना, गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी मिड डे मील दिया जाता है। आप अगर रूरल एरिया में जाओगे तो ये रियलिटी है ना। हमें लगता है कि रियलिटी नहीं है, इट इज़ द रियलिटी, हार्ड रियलिटी है आज भी, कि आज भी ऐसे कुछ गांव है, जैसे मेरा भी खुद का एक गांव है, जहाँ पे कि लोगों को यानी दोपहर का टिफ़िन नहीं होता है। अभी कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फैमिलीज़ है जो 2 वक्त का खाने के लिए मुश्किल समय से गुजरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इशू ऑफ द इक्वलिटीज इन द अदर डेमोक्रेसी। अदर डेमोक्रेसी में क्या क्या इक्वलिटी के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी को क्या करेंगे, अगर हम पढ़ेंगे अभी, तो इक्वलिटी क्या क्या बताए, बताओ आप, इम्पोर्टेंट क्या है इक्वलिटी के लिए। तो हमारे तो इक्वलिटी दी है ना, तो इक्वलिटी हम देखते हैं, है कि नहीं, है ना, प्रैक्टिकली। तो कैसे कैसे फॉर्म में है, हमने राइट टू वोट दिया है, ओके, राइट टू वोट से हमने कौन सी इक्वलिटी पाली, पॉलिटिकल, कौन सी, पॉलिटिकल। सो एवरी पर्सन हैव राइट टू वोट द वोटिंग राइट्स, हैविंग द पावर ऑफ वोटिंग, राइट टू वोटिंग, और टू पार्टिसिपेट इन द ऑल इलेक्शंस फॉर एनी पोस्ट, ओके। तो अपॉर्चुनिटी हमने पॉलिटिकली दी रखी है ना, आइदर वो रिच हो या किसी को कोई भी हो, ऑल आर इक्वल, ओके। सेकेंड कौन सी इक्वलिटी थी हमारी, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक एंड सोशल। अभी भी ये हम इक्वलिटी नहीं, यानी प्रैक्टिकली हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ा थोड़ा हमने क्या दिया है कि राइट टू लॉ हमने इक्वल कर दिया है, लेकिन आज भी इकोनॉमिकली हम इनइक्वलिटी देखते हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, रिसोर्सेस है, किसी के पास नहीं है। दूसरा सोशल भी आज हम देखते हैं कि ड्यू टू द कास्ट और बाय द जेंडर, है ना, और बाय द रिलीजन, देयर आर द 3 रीजन, किसमें किसमें, बट ड्यू टू द रेस, ड्यू टू द सेक्स और जेंडर, एंड ड्यू टू द रिलीजन, है ना। तो कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया और जेंडर, ये तीनों बेस पर इनइक्वलिटी आज भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है, जो हम किस में डालेंगे, सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी। सो अभी तक हम सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी प्रैक्टिकली रियलिटी में हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ओके। सेकंड थर्ड कि हमने इक्वलिटी के लिए फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है और गवर्नमेंट कुछ लॉ से इन्फोर्स कर रही है। फॉर एग्जांपल लॉ के बारे में बोले तो सबके लिए लॉ हमने इक्वल कर दिया, तो जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था ड्यू टू द लोअर कास्ट, वो डिस्क्रिमिनेशन बाय लॉ के थ्रू हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। लेकिन और कुछ चीज़ें जो अभी भी इनइक्वलिटी है। अभी ये जो इशू ऑफ इक्वलिटी सिर्फ हमारे डेमोक्रेसी में है या अदर डेमोक्रेसी में है, तो हमने लास्ट 6 ईयर की NCERT में देखा था कि इक्वलिटी हमारे में नहीं है, तो अलग इसमें भी होता है। जैसे US में है ना, US में होता है ना, वाइट और ब्लैक और वाइट रेस में अभी भी इनइक्वलिटीज हम देखने को हमें मिलती है, राइट, ओके। सो इन द USA आल्सो द सिविल राइट्स मूवमेंट्स ऑफ द 1960s रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ अफ्रो अमेरिकन बेस्ड ऑन कलर। ये हमने देखा है बहुत जगह, है ना। इक्वलिटी इन द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, हमने ये अभी देखा कि इक्वलिटी को हम क्या कहते हैं, हमारा सोल, और क्यों बोलते हैं वो भी हमने देखा है, राइट। ये आप बता पाएंगे, तो ये क्वेश्चंस आपका बन सकता है कभी भी, और इसको हाँ, इसको आंसर कैसे करना है, देखो इसको आंसर कैसे करना है। इक्वलिटी सबसे पहले रूट बेस में जाना है, कौन सा, डेमोक्रेसी का, है ना। अगर कोई भी यानी डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, पार्टिसिपेशंस इन द गवर्नेंस, है ना। जो भी हम शासन कर रहे, रूल कर रहे, डेमोक्रेटिक का मीनिंग ही वही है कि सबका क्या हो, पार्टिसिपेशन हो। क्योंकि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, फॉर द पीपल
है ना, लोगों के लिए लोगों का शासन, बाय द पीपल। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी सच में लानी है और जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं अगर उन्हीं को पार्टिसिपेशन ना मिले तो क्या होगा, डेमोक्रेसी आएगी। और पार्टिसिपेशन किसके थ्रू आती है, नहीं किसके थ्रू आएगी, पार्टिसिपेशन किसके थ्रू आएगा, अगर जिनको भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको अगर हमें चुनने का मौका मिलेगा, अगर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हम अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको रही मतलब इक्वलिटी। अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मतलब सबको समान मौका नहीं मिला, समान संधि नहीं मिली, तो क्या होगी, इनइक्वलिटी आएगी। अगर हम ये पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, क्योंकि लोगों का ही शासन है तो लोगों को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए शासन में। शासन में पार्टिसिपेशन के लिए हमारे पास जो पार्ट है वो है रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, है कि नहीं, राइट, बराबर है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार अगर हमें नहीं मिला तो इनइक्वलिटी, सबको नहीं मिला तो, है ना, अगर सबको चुनने का अधिकार नहीं मिला मतलब सबको हम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दे रहे। और अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो इनइक्वलिटी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। और मौका ही नहीं मिला तो डेमोक्रेसी रहेगी क्या, नहीं। ये कब मिलेगा, जब तब मिलेगा जब इक्वलिटी होगी। और इक्वलिटी कौन सी मिलना चाहिए, राइट टू वोट, राइट टू वोट। राइट टू वोट रहेगा तो हम सब लोगों को इक्वली हम क्या करेंगे, कोई भी एनी जेंडर, एनी रेस, एनी सेक्स क्या करेगा, लोगों को चुन के देगा। चुन के देगा मतलब सबको पार्टिसिपेशन मिलेगा। और सबको पार्टिसिपेशन मिलेगा तो जो हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की है वो वास्तव में हमें दिखेगी। और उसी को हम बोलते हैं, इसीलिए इक्वलिटी इज़ द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोला जाता है ना, एक पार्ट है। दूसरा आप इक्वलिटी का एग्जांपल डेमोक्रेसी के लिए दे सकते हो, वो है इक्वल लॉ फॉर ऑल। और सब लोग लॉ के सामने क्या है, समान है ना, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ और सेम बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सभी क्या है, सेम है, या कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर का हो। और ये दो रीज़न के वजह से हम सब, और वही इम्पोर्टेंट है, लॉ के सामने अगर सब इक्वल नहीं होंगे तो, है ना, डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग रहेगा। अगर एक महिला है और एक पुरुष है, ठीक है, महिला है इसलिए उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है और महिला यानी फीमेल मेल है इसलिए उसको छोड़ दिया जा रहा है, तो इट इज़ नॉट राइट। वो क्या है, वो बहुत बड़ा आदमी है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इसलिए उसको, और गरीब को अंदर जेल के अंदर, तो डेमोक्रेसी होगी, नहीं होगी। और अभी सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है, वही क्रोनिक कैपिटलिज्म, जिनके पास पावर है ना। अभी का जो हम इशू जो डिस्कस करते हैं वो इसी के कंटेक्स्ट में डिस्कस होता है। जब बड़े बड़े लोग यहाँ से, अभी एग्जाम्पल नीरव मोदी गया, ललित मोदी गए, इतनी प्रॉपर्टी रहने के बाद, अभी क्या नहीं, अगर हम भोपाल गैस की अगर ट्रेजेडी देखेंगे तो भी भाग गया था, जिसका नाम एंडरसन था समथिंग, है ना, वो भी भाग गया था। तो ऐसा क्यों, अगर कोई मामूली पुअर इंसान है तो हाँ, जेल के अंदर, है ना, भाग पाएगा, नहीं भाग पाएगा। तो कौन भाग पाते हैं, तो इक्वलिटी, अगर हम बोलते हैं कि सबके सामने यानी लॉ सबके लिए समान है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, इन प्रैक्टिकल में अगर हम देखते हैं तो जिनके पास पावर है, और उसको क्या बोलते हैं हम, मसल्स पावर, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर में ये लॉ कभी कभी घुमा दिए जाते हैं। फिर उसी के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है, जुडिशियरी के पास, है ना, तो उसके लिए फिर जुडिशियरी है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को हैंडल करना पड़ेगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ आगे जैसे जैसे आएगी वैसे आपको समझती जाएगी, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव had, what caste they are over, or whether they are rich or poor, are given the right to vote, which is called as universal। ये डेफिनेशन हमने
इसके पहले भी दिया था और अभी दोबारा वो एनसीईआरटी में आई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स द पॉलिटिकल इक्वलिटी टू द पीपल बट इट डज नॉट इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये ध्यान में रहेगा। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी हमने बाय द एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के थ्रू या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू हमने पॉलिटिकल इक्वलिटी तो दे दी है, लेकिन अभी भी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हम नहीं दे पा रहे। और उसी को हमारा जो प्रीएम्बल है, जो प्रीएम्बल हमें एनरिच करता है, गाइड करता है क्या, कि इक्वलिटी होना चाहिए इन टर्म ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकली हमने दी है, लेकिन इन प्रैक्टिस में आज जो हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास चांस है, जिसके पास लड़ने का जज्बा है वो जाएगा। तो ये कन्हैया कुमार कहाँ से, जेएनयू से निकलकर आज पॉलिटिकल सिस्टम में है ना, क्यों आ रहा है वो पॉलिटिकल सिस्टम में, आज कांग्रेस में है, उस लेवल पे गया है। तो हमारा संविधान ने उसको क्या दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने वो प्रोविजंस दिए हैं, वो कितने भी उसको स्ट्रगल करना पड़ा हो, है ना, लेकिन राइट टू पॉलिटिकल जो राइट है, इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, ये प्रूव करता है। जब आप इस आंसर को लिखोगे, अगर आप उसको समर्थन करोगे, तो आपको इस तरह के इस अभी के एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और उसको आपको दिखाना भी कर पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह आप गांव का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक लेडी, एक महिला गांव का सरपंच होती है और सरपंच होकर उस गांव में बदलाव लाती है, डेमोक्रेसी में यानी बदलाव लाती है गांव में। और निर्मल ग्राम पुरस्कार हमने जो देखा लास्ट एनसीईआरटी में, फोटोज देखा था, है ना, तो वही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मीनिंग है ना, समझ में आएगा। तो ये जो छोटे छोटे जो प्रिंसिपल्स आए यानी जो डेफिनेशन लग रही या कोई भी आपको कंसेप्ट लग रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके, ये इंक्रीज करेंगे हमें। अभी ये देखो, ये कांता देवी का एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। कांता देवी इज द डोमेस्टिक वर्कर, शी हैज गॉन टू वोट, शी इज स्टैंडिंग in the quake and is waiting for her turn like others. She is happy that she is equal to all of the other because सब देख रहे हैं, वो भी एक कांता भाई इस एक घर में काम कर रही, किसी की नौकरानी है, और वो जब वोटिंग के लिए उसका मालक भी खड़ा है, वो भी खड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी मिली है ना, ये प्रूव होता है। वही अगर हम कुछ अलग सेंस में जाते हैं, जब वही देखते हैं कि उसके साथ खाना खाने बैठ सकती है, वो जो होटल में जाएगी उस होटल में वो खाना खाने जा सकती है, नहीं, कांता भाई नहीं कर सकती वो। क्यों? क्या पॉलिटिकली डिग्निटी उसको मिलेगी? अगर कोई सोशल रिचुअल्स है, तो जिस तरह से हम वोटिंग करने में एक वेक में लगे हैं, क्या खाना खाने के लाइन में सोसाइटी उसको और उनको सेम इक्वल ट्रीट करेगी? नहीं करेगी। दैट इज डिग्निटी। वो डिग्निटी सोसाइटी नहीं देती है। मतलब सोसाइटी में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है। हाँ बोलिए, है ना, समझ में आ रहा? तो देखो कंसेप्ट को सबसे पहले पॉलिटी में, जब ये सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इनइक्वालिटी, है ना, ये सेकुलरिज्म, ये सारे टर्म आप जितने बहुत ग्राउंड लेवल पे उसको आप पर्सपेक्ट करोगे, समझोगे, उतना लिखने के लिए भी इजी रहेगा। तो ये एनसीईआरटी किस लिए पढ़ना है? इसलिए। तो ये स्टोरी है ये सारा स्टोरी है। देखो, शी कैन नॉट कंपेयर हरसेल्फ विद द मेंबर ऑफ हर साहेब्स फैमिली। जो जिस का घर में वो काम करती है, मैंने स्टोरी जो बताई कि एक घर में वो काम करती है, जब इलेक्शन होता है दोनों एक रांग में खड़े हैं, एक वेक में कतार में बैठे, किसके लिए? लॉक यानी वोट करने के लिए। वही चीज़ उनके जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके साथ वो कंपेयर करेगी तो कंपेयर कर सकती है? नहीं, क्योंकि उस घर में नौकरानी है। तो उसकी डिग्निटी जो है, इक्वल स्टेटस देंगे क्या उसको? नहीं। और वही समाज में सोशल इनइक्वलिटी हमें, और उसी के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको इंश्राइन करना है। वही ऑब्जेक्टिव हमारा है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका क्या इनरिचमेंट था, यानी उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, वही ऑब्जेक्टिव उन्होंने रिजोल्यूशन में दी है, जिसको हम किसके लिए पढ़ते हैं?
प्रियम्बल। किसके लिए पढ़ते हैं हम? प्रियम्बल। और उसमें हम पढ़ते हैं कि दिया है उन्होंने कि इक्वलिटी फॉर किसकी, कौन सी? इक्वलिटी टू ऑल ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, देखो, द ओनली गारंटी ऑफ वोटिंग राइट टू ऑल द एडल्ट पर्सन इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। मतलब अभी आप कभी भी, आपको अगर एक क्वेश्चन आए तो सिर्फ वोटिंग का राइट मिलना मतलब इक्वलिटी लाना है क्या? नहीं, वोटिंग ऑफ राइट से सिर्फ पॉलिटिकली इक्वलिटी आ सकती है, इकोनॉमिकल और सोशल नहीं। फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि आप क्या कर सकते हो, कि इंडिया में जो भी सोशल इनइक्वलिटी है उसके लिए आप क्या कर सकते हो। सो फॉर दैट वी इनेक्टेड द लॉ फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग द पीपल। जो पीपल डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनके लिए हम लॉ पास कर सकते हैं। जैसे हमने किसी को दलित के नाम से पुकारना, हम एट्रोसिटीज़ लगा सकते हैं वो कोई पर्सन को, है ना। किसी को हम दलित करके हम गाली नहीं दे सकते, ओके। और बहुत सारी चीज़ें हम एजुकेटेड कर सकते हैं, सोसाइटी में प्रोग्राम ले सकते हैं, है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम ले सकते हैं। सो देयर ऑफ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ यू कैन डन, ओके यार, यू कैन डू फॉर दैट, राइट। सो देयर आर द मेनी पीपल लाइक द कांता इन अवर कंट्री हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार अवे फ्रॉम इक्वालिटी। तो आपको क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ना है कि रियलिटी में इक्वालिटी हम देखते हैं। देयर आर द सेवरल काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कास्ट सिस्टम विच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस इन द इंडिया फॉर अ सेंचुरीज, बहुत दिनों से। दिस डीपली रूटेड इविल हैज़ क्रिएटेड डिवीजन अमॉन्ग द पीपल। और आज की डेट में हम ये देखते हैं कि कास्ट टू कास्ट क्या, रिलीजन टू रिलीजन, अभी हरियाणा में दंगल हो रही है। दिस इज द वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डिवाइडिंग द यूनिटी और डिवाइडिंग द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना, मुस्लिम एंड हिंदू। ठीक है, अभी ट्रेन में एक घटना हुई, एक पुलिसमैन, रेलवे आरपीएफ जवान था, उसने नहीं पता लोगों को गोलियां शूट की, है ना। सो नहीं होना चाहिए। अपने सुपीरियर को भी मारा, जो भी मुस्लिम पहराव पहने थे उन्होंने उनको चुन के मारा। सो इट इज़, ये बहुत क्या है, हॉरिबल है। तो इस तरह की हम फिलॉसफी अगर पढ़ेंगे तो क्या मतलब है ना। और आज का युवा अगर यही मोबाइल पे देख के पढ़ेगा तो क्या होगा। तो आपको इन सारी चीज़ों में अपना कॉन्शियस माइंड को यूज़ करना है ना। The lower caste people and the Dalit are the exploited lot. They have always been discriminated against. Dalit means the broken. Dalit are belong to the unprivileged class. तो यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस, एक फेमस दलित राइटर ने लिखा है, हु राइट्स अबाउट हिज बिटर एक्सपीरियंस फॉर बीइंग अ दलित इन हिज ऑटोबायोग्राफी, जोनाथन, है ना। हिज हेड मास्टर्स टॉर्चर्ड हिम ग्रेटली. ही मेड हिम स्वीप द स्कूल and the playground while other children in his class were studying. He was sweeping. This is very much insulting for him. Ansari का example दिया. Ansaris were also exploited people. They were not given a flat by the landlady simply because belonging to the other religion. ठीक है. Both the Om Prakash Valmiki and the Ansaris are badly treated. Their dignity is hurt, and this dignity hurt means equal opportunity नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है, और इक्वालिटी नहीं है, और यही इनइक्वालिटी हमें सोशल इनजस्टिस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सोशल इनजस्टिस. और उसी के लिए सोशल जस्टिस हमारा मेंस में एक मेंस का मॉड्यूल है या टॉपिक है. कौन सा? सोशल जस्टिस. इसी इसमें फिर जो भी वीकर सेक्शन के क्लास है उनके लिए हम कौन कौन सी स्कीम्स लाते हैं, उसको प्रिविलेज अनप्रिविलेज्ड है, उनको प्रिविलेज लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट जो है शासन क्या करे, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है? खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की. क्यों गवर्नमेंट की है? क्योंकि गवर्नमेंट किसके आधार पे बना है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन किसने आधार किया है? गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है. या बाय द पीपल, हम लोगों का बोल, और लोगों ने उसके लिए एक लॉ बनाया है जिसको नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान. और उस संविधान ने अपने ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, है ना.
हमारा देश कैसा है, हमारा देश सेक्युलर है, हमारा देश यानी डेमोक्रेटिक है, हमारा देश सोवेरिन है, हमारा देश रिपब्लिक है ना, हमारा देश सोशलिस्ट है। और हम लोगों को क्या देते हैं, हम फ्रीडम देते हैं एक्सप्रेशन में, थॉट में। हम लोगों को क्या देते हैं, इक्वलिटी देना है फॉर द सोशल, फॉर इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। जब आप ये पढ़ोगे प्रीएम्बल का पेज, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर करने की, और ये समाज से सारा इनइक्वलिटी निकालने की, ताकि ना कि ये जो अभी हम फॉर्मेट में कभी कभी देखते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर क्या रिवॉर्ड्स, स्टेट जब कभी कभी स्पॉन्सर करता है, स्टेट उन लोगों को अपना प्रोटेक्शन देता है जो ऐसे समाज में क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं, है ना, पर्टिकुलर रेस को, पर्टिकुलर कास्ट को इग्नाइट कर रहे हैं। तो और जब गवर्नमेंट ये वर्क नहीं करती, जैसे अभी मणिपुर जल रहा है, तो मणिपुर में मैतेई और कुकीज़ का जो दोनों में जो ड्यू टू द रेस जो चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट की बहुत अहम रोल है। ये माने ना माने, गवर्नमेंट में ने इसमें बहुत सारी भूमिका यानी रोल प्ले किया है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता था एट द फर्स्ट टाइम, बट फॉर द पॉलिटिकल गेन, है ना, फॉर द पॉलिटिकल गेन। हम जैसे सिटीजन्स को आगे में इसको क्या करना है, रोकना है। हमें अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को, अपने फ्रेंड को, है ना, ऐसी चीज़ों से दूर रखना है। जब आप पोस्ट कोई आए तो उसको पढ़ो, तब उसको शेयर करो, है ना। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चलती है, वो जाने दो, पॉलिटिकल पार्ट है। हाँ, सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इज इक्वल, while earlier now law existed to protect the people from discrimination, now there is a several that work to see that people are treated with the dignity and equals। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से, जब आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ोगे तो सारी चीज़ आपको पता चलेगी। ठीक है, अब ये कंसेप्ट हो गया तो आप पढ़ सकेंगे अभी। ठीक है, बस उसमें छोटी छोटी चीज़ें दी है जो आपको पढ़ना है। ये 2 to 3 कंसेप्ट दिए। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज क्या होता है, दलित क्या है, डिग्निटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, सिविल राइट मूवमेंट्स क्या है ना। तो 4 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको इस चैप्टर में दी गई है, और इन्हीं के बारे में सारी चीज़ बताई गई है कि इक्वलिटी किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, कौन सी इक्वलिटी दी है और कौन सी इक्वलिटी हमें मिल रही है, और कौन से इक्वलिटी के लिए हमें वर्क करना है। राइट, समझ में आ गया। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट का रोल किस तरह से होता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने तो इक्वलिटी देख लिया, अभी हमें गवर्नमेंट का रोल प्ले करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि गवर्नमेंट किस तरह से इक्वलिटी को दूर करने के लिए काम कर सकता है। उसी के कंटेक्स्ट में भी हम दे सकते हैं। सो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द हेल्थ सेक्टर में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को ले रहे हैं, वो है हेल्थ, है ना। हेल्थ एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना। आज की इसमें अगर हम बोलेंगे तो सो पीपल्स नीड, तो कौन कौन सी ज़रूरतें हैं हमारे बेसिक नीड्स। सो हम बोलते हैं होम यानी शेल्टर, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, राइट, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, है ना, रोटी कपड़ा मकान, इस तरह हम बात करते हैं। लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है, जिस वक्त रिसोर्सेस नहीं थे, है ना। लेकिन अभी के लिए ये तो बेसिक तो है ही है, ये तो मिलना ही मिलना है। अगर वो नहीं मिला तो अरे ये कहाँ, यानी अभी के डेमोक्रेटिक वैल्यू के व्यू से और अभी की जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से किसी के पास घर नहीं है, मतलब वो बहुत बुरी कंडीशंस में हम ऐसे बोल सकते हैं। 3 चीज़ें तो मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अभी भी इंडिया में नहीं है। बहुत सारे ऐसे विलेजेस है जहाँ पे लोगों को अभी भी कच्चा मकान में रहते हैं, बारिश में अभी भी गीला पड़ता है ना, ये चीज़ है। चैप्टर 2 में वही, उसके बाद और क्या चीज़ है, एजुकेशन और हेल्थ। जब हम तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट पढ़ेंगे और पॉवर्टी के लिए और कौन कौन से बेसिक नीड्स उन्होंने डाले हैं, और जो भी वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह निकालते हैं, उसमें हेल्थ और एजुकेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजुरीज। क्या होता है हेल्थ?
देखो ये छोटी छोटी, जैसे ही आप ये छोटी छोटी चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट होती है, जब आप कोई भी इसके ऊपर ऐसे लिखना हो, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया हो, तब आप उसको प्रॉपरली डिफाइन कर सको, है ना, नहीं तो हमारे पास वर्ड ही नहीं रहेंगे। इंट्रोडक्शंस करने के लिए हमें ये वर्ड्स की ज़रूरत होती है। इक्वलिटी, ये एक वर्ड में लिखना है तो क्या वर्ड यूज़ करोगे, ये आपको वो अपॉर्चुनिटी का, इक्वलिटी का कई सेंटेंस में मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा। इसलिए मैंने आपको बार बार क्या बोलता हूँ, आपको अगर पॉलिटिकली इंट्रीज होना है तो आप एनसीईआरटी एनी हाउ 2 to 3 टाइम्स पढ़िए, अच्छे अच्छे उसके जो भी बेसिक वर्ड्स है वो निकालो, उसको पढ़ो, वो डेफिनेशन जब आओगे आपके लिए लिखने के लिए आसान होगी। सो व्हाट इज एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजुरी इज द हेल्थ। देयर आर सर्टन फैक्टर विच अफेक्ट अवर हेल्थ। क्या है हेल्थ केयर ऑफ इंडिया, हम देखते हैं तो हेल्थ केयर इंडिया में ये दिख नहीं रहा है क्या, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ केयर इन इंडिया किस तरह से। सो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है इंडिया में बहुत सारे इन द वर्ल्ड एंड इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड। ये छोटे छोटे पॉइंट दिए। मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज वाइल पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द मेडिकल फैसिलिटी। अभी हेल्थ केयर इंडिया की ये दो चीज़ रहने के बावजूद हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा है कि आज भी अगर रूरल एरिया में जाओगे तो तालुका लेवल प्लेस, मैं क्या बात कर रहा हूँ, तालुका प्लेस पे भी MBBS डॉक्टर नहीं है। कौन से डॉक्टर, MBBS। और अभी कोई एक आध अगर MBBS है तो MD तो है ही नहीं, है ना। सो हमारा डॉक्टर का जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है BMS, फिर MBBS एंड फिर MD यानी स्पेशलिस्ट, और उसके फिर भी DM जो मेजर ऑपरेशन वगैरह करते हैं। सो हम डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो नागपुर, अगर हमारा विदर्भ रीजन देखेंगे तो गढ़चिरौली में एक MD स्पेशलिस्ट नहीं है ना। ये 1-2 होंगे तो होंगे, वो भी नहीं प्रॉपर। आरमोरी है, भंडारा में है, कुछ है, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटीज़ नहीं है। सो बोलने का मतलब ये है कि हेल्थ केयर इंडिया बहुत आगे है, बट इन रूरल एरिया में देखेंगे तो क्या है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर कहाँ सेटल हुए हैं, अर्बन एरिया में। आज भी रूरल एरिया में डॉक्टर नहीं है और किसी को दूर दूर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जाना पड़ता है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस मतलब कब जो बोलते हैं, हाँ, TB, है ना, एवरी ईयर, वाइल 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड एवरी ईयर। तो ये इंडियन हेल्थ कंडीशन के बारे में दिए। इंडिया इज़ द पैराडॉक्सियल सिचुएशन। पैराडॉक्सियल मतलब एग्जिस्ट द हेल्थ केयर रिसोर्सेस आर अनइवन, मतलब ऐसा एक कंडीशन है हमारा देश का कि असंविध बोलते हैं हम, कि जिसमें हेल्थ केयर इंडिया में हेल्थ केयर रिसोर्सेस आर अनइवन। अनइवन मतलब एक समान नहीं है, रूरल में कम है तो अर्बन में अच्छा है, ठीक है। अभी हेल्थ केयर सिस्टम हमारे पास 2 टाइप का है, एक प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है। प्राइवेट हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट सब्सिडीज या गवर्नमेंट के थ्रू नहीं चलता है, और दूसरा होता है पब्लिक हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर होता है या गवर्नमेंट उसको रन करता है, ठीक है। तो उसमें पब्लिक हेल्थ केयर रहेगा तो लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास एक्सेस नहीं है, पैसों की वजह से इकोनॉमिकली एक्सेस से दूर है, वो लोग पब्लिक हेल्थ केयर यूज कर सकते हैं। इसको भी पढ़ लेते। हेल्थ केयर इज डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज, एक पब्लिक है और दूसरा पब्लिक एंड प्राइवेट। ओके, पब्लिक हेल्थ सर्विस आर चेन ऑफ द हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रन करेगा। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इज दैट इज मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। जैसे मेडिकल, हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अभी एम्स का हॉस्पिटल आया है ना, तो ये सारे मेयो है,
तालुका ब्लॉक पे जाओगे तो PHC होती है, पब्लिक हेल्थ सेंटर, क्या बोलते हैं उसको, PHC, है ना, पब्लिक हेल्थ सेंटर, है ना, उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बोलते हैं। तो गांव में भी एक आशा होती है, आशा वर्कर, और छोटा सा क्लिनिक होता है, वहाँ पे भी छोटी छोटी ट्रीटमेंट हो जाती है, छोटी मतलब एकदम प्राइमरी। उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे 3 यानी 10 to 15 या उससे ज़्यादा विलेज मिलकर एक ब्लॉक लेवल डिसाइड किया जाता है, वहाँ पे बड़ा प्राथमिक PHC होता है, प्राथमिक हेल्थ केयर, है ना, उसको भी PHC बोलती है, प्राथमिक हेल्थ केयर। फिर प्राथमिक से ब्लॉक लेवल पे यानी तालुका प्लेस पे जाता है, वहाँ पे PHC होती है, और फिर बड़े जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे बड़ा हेल्थ सेंटर होगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर। तो वहाँ पे वो चेन होती है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, हायर लेवल पे उनको एम्बुलेंस थ्रू या उसको रेफ़र किया जाता है। सो देर इज़ अ रेफरल सिस्टम, हम उसको डीप में बाद में पढ़ेंगे कभी। ओके, इट इज़ अवेलेबल इन बोथ द रूरल एंड अर्बन, अर्बन में भी है और रूरल में भी है। प्राइवेट हेल्थ सर्विस और नॉट ओन बाय और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, है ना, ये सिंपल है। सो पीपल हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट यूज हेल्थ, है ना, अगर पब्लिक प्राइवेट रहेगा तो पैसा देना ही पड़ेगा। अभी हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, ये चीज़ हेल्थ और इक्वलिटी किस तरह से, या हेल्थ केयर में इक्वलिटी है क्या। इन इंडिया प्राइवेट हेल्थ सर्विस अभी क्या हो रही है, बूम हो रही है, मैंने बढ़ रही है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा लूट भी है। ओके, सो पब्लिक से ज़्यादा अभी कौन सा, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस इंक्रीजिंग, बट पब्लिक हेल्थ केयर आर नॉट। जिस तरह से अभी जो हमारा मेडिकल है, तो मेडिकल अभी इतने दिन से ये हो गया, वो अभी तक बढ़ा नहीं है एरिया में, बढ़ा है क्या, अभी भी एरिया है, लेकिन न्यू बिल्डिंग नहीं आई है, न्यू डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एज द कॉस्ट ऑफ दिस प्राइवेट सर्विस इज हाई, मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम। गाँव रूरल के एरिया के जो भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर बात करोगे, रूरल एरिया के एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम एक गांव की बात करें, 1 to 2 पर्सनस होगी, 1 to 2 फैमिलीज, या आउट ऑफ 100 5 to 10 फैमिलीज, 5-10 भी नहीं, 5 to 10 फैमिलीज बोल सकते हैं, जो क्या है आउट ऑफ 100 जो प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो भी कितना, मैक्सिमम 1 to 5 lakhs, ठीक है। वहाँ के इतने लोग हैं, 90% पीपल और फैमिलीज नॉट इवन टेकन द OPD सर्विस। OPD मतलब एक IPD होता है जो इन पेशेंट जो एडमिट होता है, और OPD सिर्फ चेकअप करते हैं, वो भी सर्विस नहीं ले पाते हैं यहाँ पे आने के बाद। मतलब उनको चेकअप कराना, फिर CT स्कैन, ये सब, तो वन टाइम में 10 to 20,000 का खर्चा हो जाता है नागपुर में। तो वो 90% फैमिलीज नहीं ले पाते, और उनके लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ ओनली पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। ओके, सो एज द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेट सर्विस समटाइम्स encourage the practice which is unethical. Barely 20% of the Indian population can afford the medicine that they require during an illness. It is the responsibility of the government to provide the quality health care to the all the quality health care service to all the citizen, especially to the poor and disadvantaged. ठीक है, ये वर्ड्स आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, डिसएडवांटेज, पुअर, है ना। इन 1996 केरला डिसेंट्रलाइज इट्स हेल्थ बजट एट पंचायती लेवल टू इंश्योर effective health planning. The best example of the healthcare comes from the Costa Rica, where the government provides for adequate healthcare to people. Even in the कनाडा हो गया कंट्री, स्वीडन है, नॉर्वे है, कनाडा में तो प्राइवेट बहुत कम है। ऑल पीपल और द सिटीजन्स ऑफ कनाडा हैविंग द हेल्थ कार्ड, और हेल्थ कार्ड सबका रहेगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। हमारे इसमें भी है, बट सर्विस जो है उतने सर्विस देने के लिए हमारा इनएडुकेट पब्लिक हेल्थ केयर है। मतलब जितने लोग हैं उतना पब्लिक हेल्थ यानी पब्लिक हेल्थ में डॉक्टर नहीं है। ओके, अगर मिल जाते हैं तो हमारा भी पब्लिक हेल्थ केयर, और पब्लिक हेल्थ केयर के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं। हमारी पॉलिसीज बहुत दिन ब दिन डिफरेंट होती जा रही है। अभी हमने इंश्योरेंस करा दे रहे हैं,
उससे क्या बेनिफिट होगा ज़्यादा से? हमारा गवर्नमेंट तो ये नहीं हो रहा है ना, गवर्नमेंट सेक्टर तो नहीं बढ़ रहा है ना, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम तो नहीं बढ़ रहा है ना, वी आर डिपेंडिंग ऑन द प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। तो हम जो भी इंश्योर्ड हो, लेकिन मिल क्या रहा है हमें? गवर्नमेंट इंश्योर्ड करा रहा है, लेकिन हमारा प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम उतना रीच नहीं हो रहा है। और इसमें क्या होता है, इसमें और ज़्यादा करप्शंस होता है ना, अनइथिकल प्रैक्टिस होती है। इंश्योर्ड है तो कैसे भी ट्रीट करो, कितना भी कुछ भी लगा लो, इस तरह से भी वर्क होता है। तो इसमें हमें सुधारना करना पड़ेगा। सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल दैट गवर्नमेंट वर्क फॉर देयर वेलफेयर। ये देखो, ये ऐसे टर्म्स लिखना आपको ज़रूरी है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पीपल क्या करेंगे एक्सपेक्ट? आपको ये राइटिंग करना है ना, तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में समझने से काम नहीं चलेगा। आपको वर्क करो, पढ़ो एनसीईआरटी, लिखा करो। जब तक वर्ड्स आपके माइंड में नहीं आएंगे, जैसे हम पुअर, डिसएडवांटेज ग्रुप, है ना, ये वर्ड आपके किस में आना चाहिए? राइटिंग में आना चाहिए। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इन कैटेगरीज को, इन लोगों को इस तरह के वर्ड यूज किया जाता है। सो गवर्नमेंट वर्क फॉर देयर वेलफेयर थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की? व्हाट इज द डिजायर्स ऑफ पीपल? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल? पीपल एक्सपेक्टेशन इज दैट गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर हर, है ना, वर्क फॉर हिम, हमारे लिए काम करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल प्राइस में और एज द वेलफेयर ऑफ स्टेट, वेलफेयर ऑफ द नेशन क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने हमारे लिए एजुकेशन सर्विस देना, फ्री एजुकेशन सर्विस देना चाहिए, फ्री हेल्थ सर्विस देना चाहिए, फ्री और एम्प्लॉयमेंट देना, हमें एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक इसमें। सो हेल्थ इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट बिकॉज ओनली हेल्थ पीपल कैन प्रूव देमसेल्व्स रिसोर्सफुली। अगर वो स्पेस नहीं दिया है तो, अगर जिनके पास हेल्थ ही नहीं है तो रिसोर्सेस वो कैसे यूज़ करेगा? यूज ही नहीं कर पाएगा। सो हेल्थ एंड एजुकेशन, these are the two most important part of or aspect of the human beings or as a citizen of any country. So health means our ability to, क्या करता है फिर देखो, health means our ability to remain free of illness and injuries. In broader sense, health means something more than this. Apart from the disease, we need to think other factors such as clean. देखो, हेल्थ में सिर्फ वही नहीं आता है कि इलनेस ना हो, तबीयत ना खराब हो हमारी। सो क्या आता है? तो हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रहना चाहिए हमारे। वी नीड टू थिंक अदर फैक्टर्स सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री सराउंडिंग एट्सेट्रा। जब ये कंसेप्ट आएंगे तब आपको इसका पॉलिटिकली मीनिंग भी समझ में आएगा। दैट अफेक्ट अवर हेल्थ। एडिक्वेट फूड इज also essential for keeping ourselves in the good health. A life with stress will lead to illness. Hence, we need to be without a mental strain, and thus good health includes both the sound mind and sound body. ये जब आप पढ़ने लगोगे तो स्टेट का रोल प्ले होता है, किस तरह से हमें इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तब हेल्थ अच्छी रहेगी। ये सब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? फिर गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है कि गवर्नमेंट दंगा नहीं होना चाहिए, हमारा माइंड ट्रेस में नहीं होना चाहिए, है ना, गर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमारा माइंड किस तरह से वर्क करना चाहिए, तो हमें एम्प्लॉयमेंट हो ताकि हमारे प्रेशर वर्क पे यानी माइंड पे प्रेशर ना हो। तो ऐसे हर जगह हम क्या कर, हमारे लिए पीने का अच्छा पानी हो, खाने के लिए अच्छा फूड हो, हेल्दी फूड हो, ये सारी चीज़ हमारी किस में आती है? रिलेटेड होती है। वी नीड टू प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू मेंटेन द गुड हेल्थ। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंक्लूड द हेल्थ सेंटर। क्या क्या है फिर? हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल है, लेबोरेटरीज है, टेस्ट है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक है। ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर सिस्टम में आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो ये इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर लगेंगे हमें। क्या क्या लगेगा फिर? वर्कर, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स। वी आल्सो नीड मेडिसिन लगेगा, इक्विपमेंट्स, और क्या क्या रहेगा? इंडिया हैज़ नो डर्थ ऑफ क्वालिफाइंग डॉक्टर। डॉक्टर तो बहुत है हमारे पास, बट देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ क्लिनिक्स
and hospitals too. Perhaps therefore a large number of medical tourists come to our country for treatment at a reasonable cost. बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया में, ठीक है. इंडिया इज़ अ 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड. ये आपको पढ़ने के लिए है सारी. एंड इट इज़ also large exporter of medicine. Despite all these health situations in our countries vary, ये सब रहने के बावजूद हमारा देश अभी भी पुअर है. रीज़न इज़ दैट गवर्नमेंट फेल टू मेक नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. हम बाहर के देश में अभी भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेडिसिन. कौन सी मेडिसिन पता है? देखो इंडिया का मार्केट कैसा. आई एम आल्सो फार्मासिस्ट. मैं 3 years मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करके वर्क किया हूँ. एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब MR. इंडिया में वर्क क्या है, एक कंपनी मेडिकल यानी मेडिसिन बनाती है, दैट वी कॉल ड्रग. ओके, जैसे कैल्पोल का नाम सुना है. कैल्पोल, इसमें पैरासीटामोल होता है ना. तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो ब्रांड नेम से आए हैं. किससे? ब्रांड नेम. मतलब कपड़े की जैसे है ना, कपड़ा एक जगह बनता है, फिर डेनिम एक लेके जाता है, और रेमंड एक लेके जाता है, सियाराम एक लेके जाता है. इस तरह से क्या बनाते हैं, हर एक अलग अलग उसको ट्रीट करके अलग अलग नाम का कपड़ा बना लेते हैं, डिज़ाइनिंग फॉर्म देते हैं. उसी तरह ड्रग क्या होते हैं कि ड्रग कॉमन ड्रग्स होते हैं. पैरासीटामोल है, डाइक्लोफेनेक सोडियम है, ओमेप्राजोल है, डोमपेरिडोन है, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक्स में, सेपोडोक्सिम है, सेपिक्सिम्स है. ये सारे नाम इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं फार्मासिस्ट हूँ. तो ये ड्रग एक जगह बनते हैं, या एक दो तीन इसकी क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होगी. ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और दूसरी तरफ होती है हमारी मार्केटिंग कंपनीज. ये जो हमारा प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम जो इतना बढ़ने का और अनइथिकल होने का रीज़न यही है. क्या है अनइथिकल होने का रीज़न? तो ये मार्केट, ये कंपनी बनाती है, बनाने के बाद ये मेडिकल क्या होता है, कुछ कंपनियां हैं जो सिर्फ क्या कर रही है, MNC सिर्फ ब्रांड कर रही है. जैसे भी सिप्ला कंपनी है, सिप्ला है, रैनबैक्सीज है, डॉक्टर रेड्डीज़ है. तो कुछ कंपनियां जिनके खुद की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन ऑल ड्रग नहीं, ये R&D भी करते हैं और नए नए ड्रग निकालते हैं, और उनके मोनोपोलीज होती है कुछ दिन के लिए. बट आफ्टर दैट वो फिर उनका जो पेटेंट होता है बनाने का, वो पेटेंट 15 years तक रहता है. फिर वो कोई भी उसके ऊपर ड्रग उस प्रोसीजर से बनाकर मार्केट में बेच सकता है. दैट इज़ द ये प्रोसीजर है. तो ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांड नाम अलग अलग देके उसकी अलग अलग वैल्यूज रखते हैं. क्या रखते हैं? अलग अलग कीमत. मतलब एक ही पैरासीटामोल है, कैल्पोल अलग रखेगा उसका दाम, दूसरी कंपनी अलग रखेगी. और जो हम बोलते हैं ना कौन सा जेनेरिक स्टोर, जेनेरिक मतलब उसका मूल नाम, जेनेरिक मतलब बेस मूल नाम वो ड्रग का है ना. तो बाहर कंट्रीज़ में, बहुत सारे कंट्रीज़ में हम बहुत सारे जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं. मतलब हम बहुत सारे ड्रग बनाते हैं, और बहुत सारे ड्रग हम बहुत सारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं. वी आर लीडर नाउ, है ना. लीडर मतलब 3-4 रैंकिंग पे. लेकिन और बाहर की कंट्रीज़ जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो ब्रांड नेम से नहीं करता है, फुल नाम से. मतलब एमोक्सिसिलिन 500 mg. सो कंपनी का कोई ब्रांड नेम ही नहीं करता, वो ड्रग नाम से सारे देते हैं. तो वहाँ पे लोगों को सिस्टम में, हमारे इंडिया में उसकी ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन हम अभी भी ब्रांड से, और ये पैसा, हाँ उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही मनी अनइथिकल वे से हमारा हेल्थ सिस्टम भी खड़ा हो रहा है. उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. तो पब्लिक हेल्थ रिव्यू करना, इसलिए क्या बोलते हैं कि डिस्पाइट ऑल दीज द हेल्थ सिचुएशंस इन आवर कंट्री इज वेरी पुअर. द रीजन इज दैट द गवर्नमेंट फेल टू वर्क मेक नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू, वही अभी हेल्थ केयर प्राइवेट एंड हेल्थ, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज चेन ऑफ हेल्थ केयर.
किस तरह से होता है? एज अ विलेज लेवल हेल्थ केयर सेंटर है, वेयर देर इज अ यूजुअली अ नर्स विलेज। ओके, है ना? तो छोटे लेवल पे छोटे क्लिनिक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका एक ब्लॉक लेवल पे पीएचसी होता है, बोला मैंने, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, हाँ, पब्लिक हेल्थ सेंटर इस तरह से। और बिग सिटीज़ में जैसे नागपुर है तो नागपुर में मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, मेवो है ना, और उसके बाद में हम वर्धा में है, लता मंगेशकर हॉस्पिटल है। ओके, इस तरह से। सो अंडर द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम quality health care service are provided either free or at a low cost so that even the poor can seek the treatment. Under the system the action has also taken to prevent the hospital spread disease tuberculosis। ठीक है, ये बहुत सारे जो डिसीज़ होती है उसको प्रेड करने के लिए कंट्रोल करता है। वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है इन, ओके। रजिस्टर्ड क्या होते हैं? मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, बीएमएस होते हैं, उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का दर्जा मिलता है। तो वो क्या कर सकते हैं? अपनी एक छोटा सा क्लिनिक डाल के प्रैक्टिस करते हैं। देयर आर द हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन एंड नॉट रन बाय द गवर्नमेंट। ओके, नॉट रन बाय द गवर्नमेंट, अनलाइक पब्लिक हेल्थ। बस वही है अभी जो हमने अभी तक बात की, वो सारी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी, तो ये आपको पढ़ना है। सो व्हाट इज मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है? द फॉरेनर्स हु कम टू आवर कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। कम्युनिकेशन डिसीज़ क्या होते हैं? जो डिसीज स्प्रेड होते हैं। पब्लिक हेल्थ क्या होती है? प्राइवेट किसको बोलते हैं? पब्लिक जो सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, दैट मीन्स द सर्विस दैट इज मेड फॉर ऑल द पीपल इन द कंट्री एंड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, हॉस्पिटल्स। प्राइवेट सर्विस दैट इज ऑर्गेनाइज बाय एन इंडिविजुअल, खुद करेगा, एंड और अ कंपनी फॉर देयर ओन प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट का क्या है? वेलफेयर के लिए। प्राइवेट का क्या है? प्रॉफिट के लिए। दे आर रन एंड ओन बाय इंडिविजुअल्स और द कंपनी, दीज आर रन बाय द ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट। ओपीडी आउटपुट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे सिर्फ चेकअप होता है, और आरएमपीज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजीज दी है। एक 10 मिनट ओवरव्यू देते हैं आगे के लिए, ताकि हम एक्चुअली ये भी चैप्टर हुआ रहता आज हमारा, लेकिन लेट सेशन स्टार्ट हुआ ना, नहीं तो हुआ रहता। ओके, तो चैप्टर 3 में हाउ द स्टेट गवर्नमेंट, अभी हमने देखा था रूरल गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करते। तो अगेन कल आप कौन सा चैप्टर पढ़ के आओगे? 6th वाला, 6th के चैप्टर में रूरल लोग किस तरह से रहते हैं, तो रहते हैं, उसको हम रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड, और उसमें पंचायत राज, रूरल विलेज पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये 4 चैप्टर कर आप पढ़ के आइए। हमें इतना स्ट्रांग होना है आपको कि गवर्नमेंट किसी भी नींद में गवर्नमेंट की रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो सारी, वो इनिशियली हमें इतना परफेक्ट होना चाहिए कि हम किसी भी इमेजिनेशन में जाए। जैसे मुझे बहुत कुछ आता है या अदर टीचर्स को आते हैं। क्यों आता है? क्योंकि उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना है हमारा। तो हम नींद में भी हमें, या किसी कोई भी हमें कंसेप्चुअल पार्ट पूछे तो हम इजीली बक देते हैं, है ना? ओके, वाई? क्योंकि हमने वो पढ़ा, उसको समझा। आपको भी वही चीज़ समझनी है। तो कब समझेगी? मैं आज एक बार पढ़ाया, कल आपको और पढ़ना पड़ेगा। और हम इंटरनली तो कुछ नहीं पढ़ रहे क्या? छोटी छोटी चीज़ों को तो हम देख ही नहीं रहे कि आर्टिकल क्या है क्या नहीं। जब इनके बारे में जाएंगे तब हम आर्टिकल पढ़ेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट, एक 10 मिनट चलेगा ना? हाँ, 10 मिनट्स, तो बस 8:05 को हम एंड कर लेंगे। देखो, गवर्नमेंट जो स्टेट देखा हमने 3 टायर पे वर्क होता है बोला है। कौन कौन सा? नेशनल, स्टेट एंड लोकल। तो कल तीनों का ड्रॉ करके आना है आपको। क्या होता है? इन द स्टेट इट इज़ एमएलए, नाम लिया था मैंने अभी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली हु रिप्रेजेंट द पीपल, है ना? कौन रिप्रेजेंट करता है? गांव में कौन रिप्रेजेंट करता था पीपल को? पंच।
ध्यान में रहना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल कौन था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल पंच। पंच मिलके सरपंच को चुनते थे और गवर्नमेंट रन करने के लिए सरपंचों को भी डायरेक्टली चुनते बाय द पीपल। ठीक है, तो लोगों को कायदा बनाना या कुछ भी चीज़ें वहाँ पे जो उस विलेज की जो भी डिमांड है, जो भी ज़रूरत है, वो ग्राम पंचायत में कौन उठाएगा? उनका रिप्रेजेंटेटिव, जिसका नाम है पंच। स्टेट में कौन है अभी? कौन है? तो एमएलए क्या करना चाहिए? उनको सिर्फ खादी पहन के नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने हमारे लिए बात करनी चाहिए कि हमारी क्या ज़रूरत है। सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली हु रिप्रेजेंट द पीपल, द एमएलए एंटर द असेंबली। कहाँ पे जाता है वो? अभी स्टेट में क्या बोलते हैं? तो स्टेट में बोलते हैं असेंबली। क्या बोलेंगे? स्टेट असेंबली। तो 2 टाइप्स होती है। स्टेट, हमने नेशनल में पार्लियामेंट बोला, यहाँ पे हम बोलेंगे असेंबली। तो स्टेट असेंबली होगी 2 टाइप, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं उसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरा होगा लेजिस्लेटिव। जिस तरह से हमने 2 हाउसेज देखा था पार्लियामेंट में, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह यहाँ पे भी क्या रहेगा? काउंसिल और दूसरा असेंबली। काउंसिल फिलहाल में छोड़ दो, हम उसको बाद में कौन आएंगे वो देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हम खुद डायरेक्टली क्या करते? इलेक्ट करके देते लोग। असेंबली में, काउंसिल में लोग होते हैं लेकिन वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे असेंबली में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इलेक्टेड बाय द पीपल, ध्यान में रहेगा। सो उसी को द एमएलएज एंटर द असेंबली, कहाँ जाएगा फिर वो? स्टेट असेंबली में जाएगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में 2 काउंसिल हो, कोई स्टेट में सिंगल काउंसिल है, कोई स्टेट में डबल काउंसिल है, मतलब 2 हाउसेस है, असेंबली भी और काउंसिल भी। ठीक है, तो स्टेट असेंबली में जाएगा एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। क्या है सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट की? सिंपल, क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एक स्टेट के लोग क्या करेंगे? एमएलए को चुन के देगा, इलेक्ट करेगा। ये रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम? ये जो एमएलए वो क्या करेगा? फिर हम इलेक्ट करेंगे तो वो हमें क्या करेगा? बताओ। रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? जिन लोगों ने उसको चुन के दिया या इलेक्ट किया। फिर वो उसी को हम क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कहा जाएगा स्टेट के असेंबली में जाएगा। असेंबली में जाके क्या करेगा? फॉर्म, समझ रहा? इसलिए हमने क्या बोला था कि जब हम स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात करेंगे तो किसका नाम लेंगे? एग्जीक्यूटिव। किसका नाम लेंगे? एग्जीक्यूटिव का नाम लेंगे जब हम स्पेसिफिक बात करेंगे। और जब हम वाइड कंसेप्ट में गवर्नमेंट को ट्रीट करते हैं तो उसमें लेजिस्लेटिव भी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, तो ये देखो एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो जो भी हम चुन के देंगे असेंबली में लोग, वहाँ से जिन लोगों के पास क्या है? ज़्यादा मेजॉरिटी है, अबोव हाफ। देखो आगे में, एवरी एमएलए इज इलेक्टेड फ्रॉम वन एरिया, एक एरिया से इलेक्ट होगा। दिस एरिया इज नोन एज, देखो इसके पहले मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतदार संघ, निर्वाचित क्षेत्र। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज विन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर। अभी जो पॉलिटिकल पार्टी आधे से ज़्यादा मेंबर चुन के लाएंगे एमएलए में, जैसे एग्जाम्पल ही अगर 288 हमारे स्टेट की असेंबली की क्या है? स्ट्रेंथ है, टोटल एमएलएज है, तो जिनके पास अबोव 144 होगा वो उतने एमएलएज या वो पार्टी क्या करेगी? अपना गवर्नमेंट बनाएगी। ये है गवर्नमेंट स्टेट का। कितना सिंपल है। अभी ये एक बार समझ में आ गया तो आगे क्या पढ़ना है? कौन से आर्टिकल में दिया है ना। फिर गवर्नर के रोल क्या है, सीएम किस तरह से चुना जाता है, ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस आर्टिकल में दिया है, क्या फंक्शंस है उसके, क्या रोल दिया है, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, ये डिटेल। लेकिन सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए? पहले सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो हमें समझना चाहिए। सो एवरी एमएलए इज इलेक्टेड, हाँ ये हो गया।
सो अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA wins more than half the number of constituencies in the state get the and the political party is called as, जिसकी गवर्नमेंट बनेगी उसको रूलिंग, और ऑल द अदर मेंबर आर कॉल्ड एज अदर दैन दो जिनकी यानी मेजोरिटी नहीं है, यानी जिन्होंने गवर्नमेंट बनाए वो एक पार्टी, और अदर दैन दो जो भी MLA है वो क्या बन जाएंगे, सब रूलिंग और दूसरा ओके। तो इस तरह से फिर आप वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट कल के आओ, कल हम स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट करेंगे, कल ये NCERT कंप्लीट हो जाएंगे। आज हमारे 2 चैप्टर हुए, शायद 3 भी 5-6 तो पास तो हुए रहते, और अभी फास्ट होगा। अभी फास्ट क्यों होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक आता है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं।